चलिए पढ़िए श्रुति, पहले क्वेश्चन से पढ़ेंगे। Choose the correct answer to of the following. First, the least charge is बताइए द लीस्ट चार्जेस, ऑप्शन भी पढ़िए। A 1 coulomb, B 1 stat coulomb, C 1 microcoulomb या D इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है? सर डी। एग्जैक्टली, Yes, sir. बिल्कुल सही, 1 मार्क्स आपके, है ना। डी इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जो फंडामेंटल चार्ज होता है, दैट इज इक्वल टू 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम इज द फंडामेंटल चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन। The number of electrons in 1 coulomb charge is Sir B. B exactly, number of coulomb in one number of charge electrons in 1 coulomb charge equal to 6.28 into 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। An object has -80 mu coulomb. What is the excess number of electrons? बताइए, अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास -80 माइक्रोकूलम चार्ज है तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेस हैं? नहीं पता? वेरी सिंपल बच्चों, अगर किसी के पास इतने चार्जेस हैं -80 कूलम, तो उसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? देखिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, Q इक्वल्स टू होता है N इंटू ई, तो Q इक्वल्स टू है -80 चार्ज है, ओके, N पता करना है, और इलेक्ट्रॉन -80 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो N की वैल्यू निकाल लीजिए। N इक्वल्स टू, भाई निगेटिव चार्ज की अमाउंट है, निगेटिव अमाउंट ऑफ चार्ज मतलब चार्ज एक्सेस में है, तो यहाँ निगेटिव रखने का कोई मतलब नहीं है, और अगर निगेटिव रखना है तो एक काम करो, यहाँ भी माइनस रख दो, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो N इज इक्वल्स टू हो गया 80 डिवाइडेड बाई 1.6 और 10 की पावर -19 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 की पावर 19, ओके। चलिए ये देखिए, इसको कैंसिल कर दीजिए, तो 16 से कितना चला गया भाई, एक मिनट, चार्ज 80 माइक्रोकूलम था कि कूलम था, जरा देख लो। Microcoulomb. माइक्रोकूलम था, ओके, तो 80 माइक्रोकूलम मतलब यहाँ 10 की पावर -6 भी आएगा, माइक्रो में 10 की पावर -6। अब देखिए ये 60 हो गया, 16 का Sir, जीरो 5 चला गया, 6. कितने बार गया, 50 बार, तो बेटा 10 Yes, की पावर -19 में 6 जाएगा तो 13 और एक 14, तो आंसर 5 इंटू 10 की पावर 14 इलेक्ट्रॉन्स। yes, sir. Yeah. करेक्ट, यस और नो? Yes, sir. Correct. तो कौन सा आंसर है भाई इसका, 5 इंटू 10 की पावर 14, सी इज द करेक्ट आंसर। डन। Done, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The intensity of electric field E due to charge Q at distance R as compared to its normal state is A. E is directly proportional to R. B. E is inversely proportional to R square. C. E is inversely proportional to R. D. E is ठीक है, ऑप्शंस बस पढ़ लो और आंसर बताओ, ऑप्शन मत पढ़ना। चलिए विच इज द करेक्ट आंसर? Sir B. बी, E is inversely proportional to Rx है, एग्जैक्टली। अगर आप पॉइंट चार्ज की बात करते हैं तो पॉइंट चार्ज के कारण जो इंटेंसिटी निकलती है E is inversely proportional to R का स्क्वायर निकला करती है। Yes, sir. यस, नेक्स्ट, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 इंटू 10 की पावर -12। सर B होगा सर, यस, कूलम इसमें स्क्वायर कूलम, न्यूटन। यस एग्जैक्टली, ये गलत यूनिट दी गई है, वैल्यू तो सही दी है Yes. बट यूनिट गलत है, तो ये नहीं होगा, करेक्ट आंसर विल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। The work done in rotating a dipole of dipole moment P through an angle 180 degree from direction of uniform electric field is What would be the answer? Tell me. सर शायद सर 0 होना चाहिए। ओके, 0। वर्गमूल का फॉर्मूला क्या था बच्चों, वर्गडन W इज इक्वल टू PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, cos, है ना। तो अच्छा फ्रॉम द डायरेक्शन, मतलब थीटा 1 0 डिग्री है और ये थीटा 2 180 है, तो वर्गडन इज इक्वल टू PE cos 0 माइनस cos
cos 180 होता है -1, तो PE ब्रैकेट में 1 और माइनस प्लस 2, तो आंसर आ गया 2PE। करेक्ट आंसर वुड बी ए। नोट करिए, करेक्ट आंसर है 2PE। आया समझ में कि नहीं आया? तो सिक्स्थ का ए, करेक्ट आंसर सिक्स्थ का क्या है? ए। चलिए लिखते जाइएगा एक बार कॉपी में, एक बार बगल में कॉपी में लिख लीजिए आप लोग। फर्स्ट का डी थोड़ा सा साइड में लिख लो, बाद में मैच कर लेंगे, हो सकता है कहीं गलती हो जाए अपन से ही। फर्स्ट का डी लिख लेना, सेकंड का बी, थर्ड का सी, फोर्थ का बी, फिफ्थ का बी एंड सिक्स्थ का ए। चलिए नेक्स्ट बताइए। The intensity of electric field E due to The intensity of electric field E due to a dipole of dipole moment P at a point a distance r from center of dipole depends on r as which will be the correct answer? बड़ी हालत खराब है, क्या पढ़ रहे हो, इतना लेट लगाओगे। माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज के कारण इंटेंसिटी निकालते थे किसी भी पॉइंट पर। याद करो तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आया करता था शॉर्ट डाइपोल के लिए। सर r cube हाँ, तो yes आंसर sir इसका क्या होगा? डी लिखिए। so kp -2 kp by वही r मतलब एक्चुअली आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का Yes, होल स्क्वायर होता था, तो फिर एक पावर 4 हो जाती थी उसको शॉर्ट डाइपोल लेने पर। याद करो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाता yes था। sir आर क्यूब डन। सेवेंथ का डी। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन yes sir पढ़िए। याद है आंसर A surface S is placed in an electric field E parallel to the field flux linked with the surface B. A surface S is placed in an electric field parallel to the field। एक सरफेस जो है फील्ड के पैरेलल रखा हुआ है, बताइए फ्लक्स कितना लिंक होगा? So zero sir. कितना? Zero. क्यों? Zero C. क्यों? कारण बताइए, सर रीजन क्योंकि बताइए। वो पैरेलल है सर, फ्लक्स तो सर सरफेस के से पैरेलल जाता है ना सर फ्लक्स तो। सरफेस के पैरेलल ही तो जा रहा है फील्ड, तो फ्लक्स जीरो क्यों कह दिया आपने? सर एक मिनट सर। Irina, you are not giving any answers. Why? गलत बोलो ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं। Sir, I guess A. A into S। Sir, A, yes. फिर ठीक है, देखते हैं। यार देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल जा रहा है और फ्लक्स तब तक नहीं माना जाता जब सरफेस को काटा नहीं है, तो आंसर फ्लक्स विल बी जीरो। और वैसे फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस। तो ओपन करोगे तो सरफेस एरिया ये होता है, तो एंगल 90 डिग्री है, तो ये ओपन होगा तो फाई इज इक्वल टू ई मॉड एस कॉस 90। तो cos 90 डिग्री बराबर कितना हो गया? जीरो। तो आंसर हो गया cos 90 इक्वल टू जीरो, तो आंसर हो गया जीरो। समझ में आया कि नहीं आया? सर तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा है तो फिर वो जो लाइंस है सर, वो तो फ्लक्स तो सर वो होता है जब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होती है, तो फील्ड लाइंस तो पास ही नहीं होगी, वो तो ऊपर से चली जाएगी सर, टच होके, बिना टच होके। नहीं, फील्ड लाइन पास होंगी बट सब टेंजेंशियल निकल जाएंगी। एंड फ्लक्स होता है द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो ये कहो कि सर परपेंडिकुलर एक भी पास नहीं होगी। यस और नो? हाँ सर मैंने बोला था सर। ओके, परपेंडिकुलर पास नहीं होंगी। और अगर फील्ड लाइन ऐसे पास हो रही है, तो अगर मैं डायग्राम में दिखाऊं आपको, ये मैंने एक प्लेन शीट बना दी, ये ले भैया। तो इस प्लेन शीट का नॉर्मल कहाँ जाएगा? ऊपर होगा प्लेन शीट का नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड डीएस वेक्टर। और प्लेन के ऊपर से ये लाइंस निकल रही हैं, ऐसे पेनिट्रेट करके नहीं, टेंजेंशियली जा रही हैं, इसको छू करके गाना गाते हुए। ओके, सो दिस एंगल इज हाउ मच? 90 डिग्री।
सो फाई इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, ई डॉट डी एस, वेक्टर ई डॉट डी एस, बट यहाँ पे कम, Yes, sir. तो इस पॉइंट का ही फ्लक्स देख लो, तो इस पॉइंट पे ही जो फ्लक्स होगा ई इंटू डी एस इंटू कॉस 90, आंसर कितना, 0, 0. नहीं आया समझ में, Yes, sir. आ गया. ओके, यस सर आ गया. आंसर इक्वल्स टू 0. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स emerges out from a unit positive charge. The total electric. What would be? मारो तुक्के भाई. हेलो, आवाज मिल रही कि नहीं मिल रही? Yes, sir. बोलिए. Sir, D. D, sir, sir. 4 pi epsilon D है naught. D. ओके, चलिए. फ्लक्स बाय द गॉस लॉ फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोल रहा, मतलब क्यू की वैल्यू 1 रख दो, आंसर आ गया 1 बाई एप्सिलॉन नॉट. Okay, sir. भाई पढ़ लो फिजिक्स, हाँ हालत बुरी है. टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जेस आउट फ्रॉम ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एयर इक्वल्स टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए. 10th, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एन मेटल. रट्टा क्वेश्चन. मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? सर ए. ए, इनफाइनाइट. एग्जैक्टली, Infinite. मेटल का Yes, sir. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है. द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर Yes, sir. एयर, एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? एप्सिलॉन आर. एयर का कितना होता है, या कैपिटल के बोलते हैं? सर ए. सब ए B ही गलत, होगा sir. गलत 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 गलत. बी B. 1 होता है बेटा, The 1. one. 1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर. Yes, sir. बेटा देखिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी. इट इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द एयर. तो अब मीडियम क्या है, आपसे एयर का पूछ रहा है, मतलब एयर का एयर के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो आंसर कितना आएगा? 1. भाई आपका मीडियम One. ही तो एयर है ना. यस और नो? यस सर. क्लियर है? यस सर. यस सर. हाँ भाई, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर इज 1, है ना. एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो हालांकि 1 से थोड़ा ज्यादा होता है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं. वैक्यूम का प्योर वो माना जाता है. चलिए तो बच्चों आंसर चेक करिए. सर हाँ ये बेटा, आंसर गलत सर दिया हुआ 11 का तो सी दिया है आंसर. है, गलत है. मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ओके सर. इनफाइनाइट होता है बेटा, ये गलत दिया. मैंने कहा ना आंसर चेक कर लीजिएगा, गलत दिए कुछ कुछ आंसर. चलिए तो आंसर अपने चेक कर लीजिए एक बार. फर्स्ट का डी आया था बच्चों, लिखा है ना आप लोगों ने आंसर्स. Yes, sir. सेकंड का बी, Sir. D आया. सेकंड का बी, Yes, sir. थर्ड का सी, Yes. फोर्थ Yes, का sir. फोर्थ का बी, Yes, sir. फिफ्थ का फिर आया है बी, चेक कर लिया. सिक्स्थ का Yes, है, sir. सिक्स्थ Yes, का sir. है ए, राइट. सेवेंथ का डी होना चाहिए, राइट. एट्थ का सी, राइट. नाइन्थ का बी, राइट. 10th का ए, राइट. 11th का है बच्चों बी. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द एयर इज 1. B. ओके डन. चलिए Yes, sir. ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स. क्वेश्चंस करते हैं, ब्लैंक्स भरेंगे भाई इसमें. चलिए. द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द चार्ज इज, व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर चार्ज? I is equal to q by t, so q is equals to it. I for ampere, a की पावर 1, t for time, t की पावर 1. आंसर m0 l0 t की पावर 1 a की पावर 1, या ओनली at लिख लो. बोलो यस और नो. यस Yes, सर. sir. तो डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द चार्ज विल बी ओनली
only A and D. Okay, next. The two like charges are what? Repel each other. Repel other. Repel Two each other. unlike charges are Attract. each other. Okay. The SI Attract unit each other. attract each other. The SI unit of electric field is what? SI unit of electric field is The volt huh? per meter. Volt per meter. Yes, volt per meter. Let's check volt और per meter. the है ना? Newton. वोल्ट पर मीटर में, बट एसआई जो होती है वो न्यूटन पर कुलाम दी गई है. ओके, वोल्ट पर मीटर डिराइव्ड Yes, यूनिट है एक तरीके से, Newton per है ना, coulomb. बिकॉज एफ इक्वल टू होता है क्यूई, सॉरी, Yes, sir. एफ इक्वल टू क्यू ई, सो ई इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू, एफ फॉर न्यूटन एंड क्यू फॉर कूलम, न्यूटन फॉर कूलम. ठीक है, Coulomb. न्यूटन पर कूलम. Yes, sir. द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला. Yes, sir. 1 minute, sir. बताइए. Sir, MLT to the power minus 3, A to the power minus 1. ml t की पावर -3 a की पावर Yes, sir. -1. एग्जैक्टली बेटा, बिल्कुल यही है. ml t की पावर Yes. -3 a की पावर -1. द साइज ऑफ एन आइडियल डाइपोल, आइडियल डाइपोल का साइज क्या होगा? डाइपोल कौन सा अच्छा होता है? जितना छोटा डाइपोल हो उतना अच्छा होता है. तो साइज ऑफ एन आइडियल डाइपोल कौन सा होगा? पॉइंट साइज. Yes, sir. जो पॉइंट साइज का जो डाइपोल होगा वो Point आइडियल size, yes, डाइपोल होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए. Two charges minus Q and plus Q are situated at a distance L. Its dipole Moment will be moment is सर वो तो सर ये होगा 2kp/x³. भाई डाइपोल मोमेंट पूछा गया है पॉइंट चार्जेस का, एक डाइपोल -q प्लस q था. तो डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू एनी ऑफ द चार्ज इन परपेंडिकुलर. yes sir like 2 और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता तो वेक्टर देना, तो आई कैप दे दो. q 2ql. समझ में आया कि नहीं आया? आया Yes, समझ sir. में? ये तो आइदर चार्ज और दोनों के बीच की दूरी है ना. और अगर आप दोनों के बीच की दूरी को ओनली l मान रहे हो तो देन Yes, योर sir. आंसर विल बी ओनली ql. तो आपका आंसर ql भी चलेगा. समझ में आया? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes, sir. फिफ्थ हो गया, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ पढ़िए. The maximum torque acting on a dipole of dipole. The maximum torque acting on a dipole of dipole moments P in a uniform electric field E is so P cross E. मैक्सिमम टॉर्क नहीं, मैक्सिमम पूछा है आपने तो एग्जैक्ट टॉर्क बता दिया. पी क्रॉस ई में तो सारे केसेस आ जाते हैं. देखिए टॉर्क जो होता है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है पी ई साइन थीटा. तो मैक्सिमम टॉर्क कब लगता है? जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है. मतलब जब डाइपोल 90 डिग्री, तो टाउ मैक्स की वैल्यू जो आएगी साइन 90 इक्वल टू 1. आंसर लिखो पीई ओनली. मैक्सिमम टॉर्क इक्वल टू पीई. ये पी साइन थीटा दिया है, ये तो सारे केसेस का टॉर्क है, ये तो हर केसेस का है. आपको मैक्सिमम पूछा गया है ना, तो मैक्सिमम इक्वल टू पीई. समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. भाई Yes, sir. ना ऑल द केसेस का पीई साइन थीटा होता है, तो मैक्सिमम पीई होगा ना. डन.
Yes, sir. Done, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम। अब कॉलम मैच करिए। अब आपको यूनिट बतानी है। पहला, अच्छा इसके आंसर देख लो। एटी सही है, रिपेल है, अट्रैक्ट है, न्यूटन पर कूलाम ये भी सही है, पॉइंट साइज सही है। क्यू इंटू एल, क्यू इंटू एल भी लिख दोगे तो गलत नहीं है। क्यों करते क्या है ये लोग, इन दोनों के बीच की दूरी को अपन एल ले लेते हैं और अपने फायदे के लिए अपन इसको 2l भी लेते हैं। तो दोनों सही है, चाहे क्यू इंटू एल लिख दो या क्यू इंटू 2l लिख दो। और कंफ्यूजन हुए तो डायग्राम बना देना, सामने वाला समझ जाएगा। चलो भाई अगला बोलो, यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? किससे मैच करूं? फर्स्ट का, Sir, Newton per coulomb. फर्स्ट का Yes, न्यूटन पर sir. कूलम, B से फर्स्ट का B. बी, फर्स्ट का बी। चलिए सेकंड बताइए, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। Sir, Sir, E, sir. coulomb. ए। Coulomb. थर्ड वाला E. बताइए, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। Sir, D, sir. Newton meter coulomb पर. गलत Newton meter गलत square per गलत coulomb. गलत गलत, बिल्कुल गलत। डाइपोल मोमेंट बेटा अभी पढ़ाया तुमको। डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू होता है Q इंटू हाँ एल, सर, Q A फॉर sir. कूलम, L फॉर मीटर, कूलम Coulomb. मीटर। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, Yes, sir. यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। Sir, sir D. डी, बिल्कुल सही, डी। जो ना समझ में आए पूछ लेना कैसे है। हाँ नेक्स्ट बताइए, यूनिट ऑफ परमिटिविटी। एक बच गया वही होगा, मगर ये आदत गलत है, एक बच गया वो होगा। Sir, उसको उस C, तरीके से sir. करो। हाँ सी है ना। परमिटिविटी मतलब एप्सिलॉन नॉट की आपको यूनिट निकालनी है, तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट करके निकाल लो, है ना। कैसे निकालेंगे? बनेगी अरीना? नहीं बनेगी, बताऊं क्या कि बन जाएगी? Sir, बन जाएगी. ओके चलिए नेक्स्ट, मैच द कॉलम फिर से बताइए। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस, बताओ फर्स्ट का क्या जाएगा? Sir, E, sir. Sir, E. Sir, 1 by. फर्स्ट का ई, फर्स्ट का ई। Sir, ये E हाँ ऑप्शन से गलत लग रहा है सर। K स्क्वायर कहाँ से आएगा? ओके ओके, देखते हैं बेटा। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, बेटा यहाँ पे गलत है ये। एक्चुअली 1/4 पाई, नहीं गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। आप याद करो, अगर दो दो चार्जेस के बीच में मीडियम प्रेजेंट है तो फोर्स होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट शेयर इनटू का। एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं? कैपिटल के, है ना। Yes, sir. तो उसी को तो कर दिया। तो फर्स्ट का Yes, sir. ई है, फर्स्ट का क्या है बच्चों? ई। चलो सेकंड का बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। Sir, D. Sir, D. बिल्कुल सही। थर्ड का, Sir, B. इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद क्लोज सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज सरफेस, डी कह रहे हैं आप। थर्ड का डी, तो सेकंड का तो डी आपने बता दिया ना बेटा। B बोला। Sir, B कह रही है वो. अच्छा बी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज सरफेस, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ सही है, क्लोज सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो लिंक होगा वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। नेक्स्ट बताइए, वर्क डन। वर्क डन इन रोटेटिंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। Sir, plus C. हाँ C. सी, बिल्कुल सही। फिफ्थ का बोलिए, द पोटेंशियल Sir, C एनर्जी ऑफ। होगा। हाँ फिफ्थ का बोलिए, फिफ्थ। Sir, Sir, A. A. फिफ्थ का ए, A. माइनस पी कॉस थीटा। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के लिए इनिशियल एंगल कितना लेते हो बच्चों? थीटा इज इक्वल 90 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा। तो आंसर आएगा सॉल्व करने पर W इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। चलिए चेक करते हैं। तो फर्स्ट का ई बिल्कुल सही है, सेकंड का डी बिल्कुल सही है, थर्ड का बी एकदम सही है, फोर्थ का सी ये भी सही है, एंड फिफ्थ का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
एरिना आप जवाब देंगे, पहला क्वेश्चन पढ़िए। What type of charge get accumulated in a glass rod rubbed with silk? चलिए बताइए, ग्लास रॉड में कौन सा चार्ज आता है जब सिल्क के साथ रब किया जाता है? ग्लास वर्सेस सिल्क, ग्लास के ऊपर कौन सा चार्ज? देखिए, ग्लास की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है सिल्क से, तो ग्लास के ऊपर पॉजिटिव आता है और सिल्क के ऊपर नेगेटिव आता है। याद रखिएगा, ग्लास के ऊपर सिल्क आता है और ग्लास के ऊपर पॉजिटिव आता है और सिल्क के ऊपर नेगेटिव आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्लास को छेड़ के सिल्क में चले जाते हैं। डन? सर ग्लास में पॉजिटिव और सिल्क में नेगेटिव। हाँ, ग्लास में पॉजिटिव और सिल्क में नेगेटिव। क्लियर है? ओके सर, यस सर क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है बच्चों। सर तो नेगेटिव चार्ज, व्हाट बेटा? सर ग्लास पे सर इसका आंसर क्या होगा सर? नेगेटिव चार्ज। ग्लास पे पूछ रहा है ना, कौन? इन्हें ग्लास रॉड बोल रहा है, इन्हें ग्लास रॉड। हाँ सर, तो एक्यूमुलेटेड इन नेगेटिव ग्लास के ऊपर पॉजिटिव आएगा ना बेटा। ओके सर, ओके। इलेक्ट्रॉन ग्लास को छोड़ के सिल्क में जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जिसको छोड़ेंगे वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और जिस पे जाएंगे वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। हाँ या ना? हाँ सर, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। What type of charge gets accumulated in rubber rod when rubbed with fur fabric? हाँ, व्हेन रबर विद फर फैब्रिक। बच्चों इसकी मैं ट्रिक लिखा देता हूं आप लोग को, अगर कभी भूलता है तो इसकी ट्रिक लिख लो। फ्यू गुड स्टूडेंट्स वर्क्स वेरी हार्ड बिफोर एग्जाम। बच्चों मैंने ये ट्रिक बहुत साल पहले पढ़ी थी, तो मुझे एग्जैक्टली इनके सबके मीनिंग तो पता नहीं, बट कुछ कुछ के मालूम है। फ्यू का मतलब होता है बच्चों फर, जी का मतलब होता है ग्लास। तो पहले वाले को सेकंड वाले से रगड़ोगे तो पहला वाला प्लस हो जाएगा और सेकंड वाला माइनस, मतलब जो पहले आएगा इस टेबल में वो प्लस हो जाएगा और दूसरा वाला माइनस। ओके, ठीक है ना? एस का मतलब बच्चों सिल्क। ओके सर। तो अगर ग्लास और सिल्क में लड़ाई करोगे तो ग्लास और सिल्क में पहले ग्लास आ रहा है तो ग्लास बन जाएगा प्लस और सिल्क बन जाएगा माइनस। बोलो हाँ। हाँ सर। डब्लू का मतलब बच्चों वुड, लकड़ी। ठीक है ना? ओके। यस सर, हाँ, यस सर। और ये इन सबके कुछ कुछ मीनिंग है बट मुझे भूल गए हैं। ई का याद है एबोनाइट, ई का याद है एबोनाइट। एबोनाइट भी एक मटेरियल होता है। तो अगर इनको सीधी सीधी बात है तो यही दो चार याद कर लेना कि इनको अगर आप रगड़ोगे, कि जैसे आपने सिल्क को एबोनाइट से रगड़ा तो सिल्क पे पॉजिटिव चार्ज और एबोनाइट पे आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक? ठीक सर। चलो, तो ये ट्रिक याद कर लो। फ्यू गुड स्टूडेंट्स वर्क्स वेरी हार्ड बिफोर एग्जाम। इस ट्रिक से आपको एक क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है भैया, रबर रॉड है और रबर को फर के साथ रगड़ रहे हो, तो फर पे आएगा पॉजिटिव और रबर पे आएगा नेगेटिव। रबर रॉड पे क्या आएगा, बोलो कौन सा चार्ज आएगा? सर नेगेटिव। नेगेटिव, बिल्कुल सही, नेगेटिव आ गया रबर रॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। What is the cause of quantization of charge? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कारण क्या है? सर क्योंकि सर जो लीस्ट वो है सर, वो इलेक्ट्रॉन की, वो सर होल नंबर है, तो सर वो हाफ वगैरह में नहीं हो सकती सर। एग्जैक्टली नहीं बोला आपने बेटा। इस आपको ये कहिए कि सर जो चार्ज ट्रांसफर होता है वो इलेक्ट्रॉन के ही फॉर्म में हुआ करता है।
या इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में होगा, तो आइदर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा या दो इलेक्ट्रॉन जाएगा। ओके, Okay, sir. so transfer of charge takes place in the form of transfer of electron. Therefore transfer of electron takes place in integral multiple. This is the cause of quantization. लिख लीजिए, लिखिए, transfer of charge takes place due to transfer of charges takes place as integral multiple of electrons. ओके, मतलब जो ट्रांसफर ऑफ चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, और इलेक्ट्रॉन या तो एक जाएंगे या दो जाएंगे या 10 जाएंगे, मतलब इंटीग्रल नंबर्स में जाएंगे। इसकी वजह से किसी भी बॉडी पर बैठा हुआ टोटल चार्ज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। सो द टोटल चार्ज रिसाइड ऑन एनी बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन Yes, वेरी sir. इजी, फोर्थ क्वेश्चन बोलिए। What is dielectric constant of a metal? So, infinite. एग्जैक्टली, इनफाइनाइट। तो अगर इनफाइनाइट है तो मेरे को ये बताओ श्रुति कि अगर एक मेटल की शीट के ऊपर दो चार्जेस रख दिए जाए तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा? Sir, 0. बिल्कुल सही, 0 फोर्स रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट What is the direction of electric dipole moment? बोलिए। Sir, negative charge to positive charge. एग्जैक्टली, इट Yes, इज sir. फ्रॉम Negative. नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये होती है बच्चों डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। दिस हैज बीन डन। ओके, नाउ वी, हाँ बेटा बोलो, व्हाट? तब सेकेंड क्वेश्चन में सर फर और रबर का था सर, रबर तो आपने दिखवाया नहीं सर। अच्छा, देखिए, फर और रबर। few good students works very hard before exam। ठीक है, ये बात तो आप सही कह रहे हो कि फर का, अब फर सबसे आगे ही है बेटा तो इसके बाद जो भी आएगा वो पॉजिटिव में ही जाएगा, फर तो पॉजिटिव में ही जाएगा, है ना? ओके सर, यस सर। हाँ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, बड़ी स्पीड के साथ पढ़ेंगे। श्रुति, यू आर रेडी टू रीड? ओके, यस सर। चलिए पढ़िए पहला क्वेश्चन भैया, फर्स्ट क्वेश्चन। What does Q1 plus Q2 is equal to 0 signify in electrostatics? Answer. The equation signifies that the electric charges are algebraically additive and here Q1 and Q2 are equal and opposite. एग्जैक्टली, Q1 और Q2 0 हो रहे हैं, इसका मतलब वो इक्वल और अपोजिट है। समझ में आया? डन? Done, sir. Yes, sir, done. Why electric lines of force do not form closed loop? The answer. Because electric lines of force start from the positive charge and end on the negative charge. Okay. Next. Why must electrostatic field at the surface of charged conductor be perpendicular to every point on it? Answer. As electric field inside a conductor is always 0, so electric lines of force exert lateral pressure on each other and hence repulsion between like charges takes place. Thus, in order to stable the spacing, the lines of force are normal to surface. Yes, देखिए इसमें एक मिनट बेटा, ये कह रहा है कि बताइए, जो कोई मान लो ये कंडक्टर है, या आपके पास मान लीजिए कोई कंडक्टर रखा हुआ है और इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इससे निकलने वाली फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर क्यों होती है? तो देखिए, एक तो लेटरल प्रेशर घलता है, एक चार्ज दूसरे चार्ज को प्रेशर डालता है, और जो ये लिखा हुआ है एज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर ऑलवेज 0, द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक्सर्ट लेटरल प्रेशर ऑन ईच अदर and hence repulsion between like charges takes place. So in order to stable the spacing, the lines of forces are normal to surface. एक तो ये आंसर आप लिख सकते हो, ठीक है ना भाई? अंदर तो
इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा क्योंकि पूरा का पूरा चार्ज बाहर आकर के बैठ जाता है मेटल्स में और अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ करता है। अब दूसरा रीजन ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो ना होता, मान लो नॉर्मल ना निकलता, नॉर्मल ना निकल करके यहाँ पे ऐसे निकलता इस कंपोनेंट में, तब आप इस जो ये कंपोनेंट निकला हुआ है टिल्टेड, इसके दो कंपोनेंट आप रिजॉल्व कर पाते। मान लो ये कोई सरफेस है और यहाँ पर फील्ड नॉर्मल ना निकल करके मान लीजिए समथिंग ऐसे निकलता, तो आप इसके दो कंपोनेंट रिजॉल्व करते, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टूटता और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट टूटता। अब बच्चों ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये चार्ज को क्या देता बेटा, मान लो ये E है, दिस इज E, तो ये बनता E साइन थीटा और ये बनता E कॉस थीटा। तो E कॉस थीटा क्या करता बच्चों, इसको मोशन देता, मतलब ये चार्ज जो है बैठे ठाले इस सरफेस पे घूमने लगता। मतलब आप किसी भी चीज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते तो उसके आउटर में, उसके बाहर में चार्ज जो होते ट्रेवल करने लगते, मतलब वो प्लेट रखा रखा करंट मारता चार्ज अगर ट्रेवल होते, बट ऐसा तो नहीं होता, इसका मतलब चार्ज मोशन नहीं करते हैं। तो चार्ज मोशन नहीं करते हैं इसका मतलब ये फील्ड काम नहीं करेगा, केवल E sin थीटा एक्ट करेगा, दैट इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अंडरस्टूड या नो? यस सर। ठीक है, समझ में आया श्रुति कि नहीं आया? फिर से समझाऊं क्या? नहीं सर, आ गया। चलो एक बार फिर से पढ़ दो इसका आंसर। As electric field inside a conductor is always zero, so electric lines of force exert lateral pressure on each other, and hence repulsion between like charges takes place. Thus, in order to stable the spacing, the lines of force are normal to surface. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 4. What quantity is electric flux? Write its SI unit. It is a scalar quantity. SI unit of electric flux is Newton meter square per coulomb. एग्जैक्टली, स्केलर क्वांटिटी और इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कैसी आती है यूनिट बच्चों, अगर आपको भूल गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई इज इक्वल टू होता है बच्चों E डॉट डी एस, एक्चुअली डी फाई होता है, तो डी फाई इज इक्वल टू E डॉट डी एस। ई का मतलब क्या होता है बच्चों, न्यूटन पर कूलम, और डी एस होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन। Charge of 1 क्यू क्यू Newton. बेटा एक मिनट, ये माइक्रो कूलम है, एन कूलम नहीं है, माइक्रो कूलम है। चार्ज ऑफ क्यू माइक्रो कूलम। Okay, sir. Charge on 1 microcoulomb is placed as center of a cube. What will be the electric flux passing through a face of it? Phi of. देखिए यहाँ पे जो चार्ज है वो है अपने पास पे क्यू माइक्रोकूलम का, सेंटर पे रखा हुआ है चार्ज, सेंटर पे रखा हुआ है चार्ज क्यू माइक्रोकूलम का। तो आपसे कह रहा है कि क्यू माइक्रोकूलम का चार्ज अगर एक क्यूब के सेंटर पे रखा हुआ है तो आपको बताना है कि कितना फ्लक्स पास होगा। तो बच्चों सेंटर पे रखा हुआ है क्यू, तो आपको पता है टोटल फ्लक्स कितना होता है बच्चों, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, बट कह रहा एक फेज से, तो टोटल 6 फेज होती है, तो एक फेज के लिए क्या कर दो 1/6, तो आंसर आएगा 1/6 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। से यस और नो? Yes, sir. और माइक्रो है तो 10 की पावर -6 लगाना ना भूले, तो 2 इंटू 10 की पावर -6 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे 6 है ना, और यूनिट लगा दीजिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। डन? Done, sir. डन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। Charges plus Q1 minus Q1 plus 2Q and plus 2Q is at Gaussian surface. What will be the magnitude of electric flux passing through Gaussian surface? हाँ ये Q1 नहीं है, ये Q1 नहीं है बेटा, इसको प्लस Q ले लो, ये माइनस Q प्लस 2Q एंड माइनस, ये Q1 नहीं है, इट इज ओनली Q। चलिए अब बताइए टोटल चार्ज कितना फ्लक्स पास होगा। सर 0 ही होगा। एग्जैक्टली, क्योंकि फॉर्मूला होता है फ्लक्स का, फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे टोटल चार्जेस करो तो 2 और 3 Yes, sir. 5 और -5, ये और ये जो ऐड हो करके हो रहा है टोटल 0 हो रहा है इस वाले क्वेश्चन में। यस और नो? वेरीना आया Yes, sir. समझ में? यस सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए। यस सर आ गया। ओके
Figure shows 3 charges plus 2q minus q and plus 3q. 2 charges plus q and minus q are enclosed within a surface S. What is the electric flux through the surface S? चलिए बताइए भाई श्रुति, क्या होगा? व्हाट इज द टोटल चार्ज, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द सरफेस एस? सरफेस एस से जाने वाला फ्लक्स कितना होगा? Sir, q by epsilon naught. ओके, 3q का कोई असर नहीं पड़ेगा क्या? नहीं सर, क्योंकि वो सरफेस पे है, अंदर थोड़ी ना। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी, क्योंकि वो सरफेस के बाहर है। करेक्ट आंसर बच्चों, नेट चार्ज आंसर होगा q by epsilon। गुड, 2 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। Does charge get changes with the velocity of charged conductor? पढ़िए। Answer. No charge does not get changed with velocity of charged conductor. नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 9. Which scientist first discovered the charge as positive and negative? Answer. Benjamin Franklin. यस, बेंजामिन Is फ्रैंकलिन ने static डिसाइड किया था। देन Yes, sir. Is static electric force is Newtonian between two charges? Answer. Yes. Static electric force Newtonian between two charges. exactly, because Question force 11. because of 1 on 2 is equal to force because of 2 on 1. so ये न्यूटोनियन, न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं, so they are न्यूटोनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the relation between dielectric constant in vacuum and medium? Answer. Epsilon of medium is equal to epsilon naught into epsilon of relative. yes, epsilon naught m is medium equal to permittivity of the medium, that is equals to permittivity of the free space multiplied by permittivity of the air, sorry, relative permittivity. Next question. Yes. What is the electric force acting upon charge Q placed in electric field E? Answer. QE. Exactly, F equal to QE. डन? किसी में डाउट बच्चों इसमें शीट में? Any No, sir. problem? No, sir. Next question for you. Write the limits of inverse square law. Answer. It is true only for point charge. Second, it is only for that charges which is at rest. Exactly. तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ यानी कूलॉम्स लॉ की शर्तें हैं। पहला पॉइंट चार्ज के लिए अप्लाई है, दूसरा चार्ज रेस्ट में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। Write the basic properties of electric charge. First, quantization of charge, that is Q is equal to plus minus Ne. Second, charge cannot be created nor be destroyed. Good. Next. What is dielectric constant of a metal? The dielectric constant of a metal is infinite. Define intensity of electric field and write its unit. The electric field intensity at a point due to a source charge is defined as the force experienced by a unit positive charge placed at that point. If F vector is the force acting on test charge Q naught placed at a point in the electric field of intensity E vector, then E vector is equal to F vector by Q naught. Unit. Its SI unit is Newton per coulomb. Any doubt? No, sir. Next. No, sir. Fifth, what is an electric dipole? Answer. A system of two equal and opposite charges kept very close to each other is called an electric dipole. Sixth, what is an electric flux? Give its SI units. Electric flux associated with electric field is a measure of total lines of force passing normally to the surface when held in the electric field. Its SI unit is Newton meter square per coulomb. Seventh, what do you mean by quantization of electric charge? Quantization of electric charge means that the total charge Q of a body is always an integral multiple of basic charge E, which is the charge on the electron. Therefore, charge on any body Q is equal to plus minus Ne, where E is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb and N is equal to 0, 1, 2, 3. In above relation, positive sign denotes the loss of electrons and negative sign denotes a gain of electrons. Charge on any body will never be a fraction of E like 3 by 2E, 5 by 2E, 7 by 2E.
Now, but nowadays, certain particles are known having these charges, which are called quarks. Next. Question 8. Ordinary rubber are insulators, but the tires of an aeroplane are made a little bit conducting. Why? When the aeroplane lands and takes off, the friction between tires and the runway may cause the electrification of tires. Due to conducting nature of the tires, the charge so produced is conducted to the earth and electrical sparking is avoided. हाँ, क्योंकि उसमें मेटल मिला दिया जाता है कि तो जो भी चार्ज होता है वो मेटल के थ्रू क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। अगर मेटल नहीं मिला होगा तो फिर ग्राउंड नहीं होगा, चार्ज जो होगा चक्के के ऊपर बैठा रहेगा, तो हो सकता है अंदर जाके स्पार्क क्रिएट कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन। State Gauss theorem in electrostatics. The net electric flux passing through any closed surface is 1 by epsilon naught times the net charge present in it. Mathematically, electric flux is equal to bound integral of E dot ds is equal to 1 by epsilon naught q is equal to q by epsilon naught. याद रखिएगा, बहुत काम का है ये। पाई इज इक्वल्स टू बाउंडेड इंटीग्रल ऑफ E dot ds that is equals to q by epsilon naught. Done? All done? Any doubt here? No sir. No, sir. Okay. Next. The mass of an isolated conductor decreases when some positive charge is given to it. Why? Mass will reduce because when electrons escape out from the conductor, then only it becomes positively charged. इसको पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो बाहर निकलेंगे, इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Write the nature of the force acting between Q1 and Q2 if first Q1 Q2 is greater than 0, second Q1 Q2 is less than 0, third Q1 Q2 is equal to 0. First, if Q1 Q2 is greater than 0, then both charges are similar and repulsive force acts in between them. If Q1 Q2 is less than 0, then both charges are of opposite nature and attractive forces acts in between them. If Q1 Q2 is equal to 0, then one of the two charges is neutral and no force acts in between them. Second, state principle of conservation of charges. Give examples. According to principle of conservation of charge, net charge in any isolated system always remains constant. In other words, charge can neither be created nor be destroyed, although it may be transferred from one body to another body. Example, first, pair annihilation. When an electron and a positron come near to each other, then they get destroyed and form a alpha ray photon. Gamma ray photon. Thus, the total charge becomes gamma ray photon. Form a gamma ray photon. जब भी एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है तो -1e0 प्लस 1e0 दोनों आपस में टकराते हैं, तो क्या बनता है, गामा रे का एक फोटोन एमिट होता है। तो देखो टोटल चार्ज पहले भी 0 था, अभी क्या है, 0। दिस इज कॉल्ड एनिहिलेशन। ओके, thus the total charge becomes 0. Yes sir. Yes sir. सेकेंड इवेंट इज कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन। जस्ट इसका उल्टा, गामा रे फोटोन जो है मिलकर के एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा और साथ में एक पॉजिट्रॉन देगा। पढ़िए, गामा रे, a gamma ray photon splitted into a positron and an electron. Gamma is equals to -1e0 plus 1e0. Next question. Yes sir. Define electric dipole moment. Is it scalar or vector? Write its SI unit and dimensional formula. Electric dipole moment is the product of magnitude of any one charge of dipole and the distance between both the charges. If plus q and minus q are two charges placed at a distance 2l apart, then electric dipole moment will be P vector is equal to q dot 2l. It is a vector quantity whose direction is from negative charge to positive charge. Unit. Its SI unit is coulomb meter. Dimension. P is equal to q into 2l is equal to 8tl, or P is equal to m0 l1 t to the power 1 a to the power 1. Next. Metallic ropes are attached
metallic ropes are attached with the vehicle carrying inflammable substances connected to earth. Why? Moving vehicles gets charged due to friction. The inflammable material may catch fire due to spark produced by charged vehicle. When metallic ropes or chain is used, the charge developed on the vehicle is transferred to the ground, and so the fire is prevented. Question 15. When the electric dipole becomes in equilibrium state when kept in electric field, we know that U is equal to minus PE cos theta. When the angle between electric dipole and electric field is 0, then the electric dipole will be in equilibrium. Important. Electric dipole equilibrium में कब होगा? When theta is equals to 0 degree. This is called stable equilibrium. This is called stable equilibrium when theta equals to 0 degree. Done? Done, sir. Okay. U is equals to minus PE cos theta. ये तो पोटेंशियल एनर्जी दी गई है. ओके, ये दी गई है पोटेंशियल एनर्जी. U इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा. तो थीटा इक्वल टू 0 रख दोगे तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस पीई. जो एनर्जी आएगी वो हो जाएगी माइनस पी. तो इक्विलिब्रियम के दौरान जो एनर्जी होती है वो होती है माइनस पीई. एनी प्रॉब्लम? Yes, sir. No, sir. ओके. यस, नेक्स्ट पढ़िए श्रुति. Question 16. State Coulomb's inverse square law of electrostatic charges. On this basis, define unit charge. What is the condition for the law to be applicable? Answer. Coulomb's inverse square law. According to it, force of attraction or repulsion between 2 point charges is directly proportional to the product of their magnitude and inversely proportional to the square of the distance between them. Force of attraction or repulsion is the central force which acts along the line joining the two charges. Let the charges Q1 and Q2 be placed at a distance r apart from each other. So the force acting between them according to Coulomb's law will be F is directly proportional to Q1, Q2 and F is inversely proportional to r square. Combining the above two relations, we get F is directly proportional to Q1, Q2 by r square. Or F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 by Q2 into Q1 Q2 by r square, where 1 by 4 pi epsilon naught is equal to 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per Coulomb square. Therefore, F is equal to 9 into 10 to the power 9 into Q1 Q2 by r square. To define unit charge, let Q1 Q2 is equal to Q, r is equal to 1 meter and F is equal to 9 into 10 to the power 9 Newton. Putting these values in equation 1, we get 9 into 10 to the power 9 Newton is equal to 9 into 10 to the power 9 into Q square by 1 meter square. Or Q is equal to plus minus 1 Coulomb. So, if two charges of same type and equal magnitude are placed at 1 meter apart in vacuum, and if a force of repulsion between them is 9 into 10 to the power 9 Newton, then the two charges are said to be in unit charges of magnitude 1 Coulomb. Condition for applicability of the law. First, it is applicable for the point charges which are stationary, not for moving charges. Second, it is not valid for large distances and distances less than 10 to the power minus 15 meter, because at distances less than 10 to the power minus 15 meter, nuclear forces are dominant. Exactly. Any doubt here? No, sir. Next. No, sir. Define intensity of electric field and write its unit. 4 properties of electric lines of force. The electric field intensity at a point due to a source charge is defined as the force experienced by a unit positive test charge placed at that point. If F vector is the force acting on test charge Q naught placed at a point in the electric field of intensity E vector, then E vector is equal to F vector by Q naught. Unit. Its SI unit is Newton per Coulomb. Properties.
A. Electric lines of force start from positive charge and end on negative charge. B. Tangent drawn at any points of the lines of force gives the direction of electric field intensity. At that point. Done? Done, sir. Read. C. Two lines of force will never intersect each other. D. Lines of force try to contract longitudinally. This demonstrates why unlike charges attract each other. E. They are emitted normal to the surface of conductor and end normally. Yes, they are emitted normal to the surface of the conductor and end normally. मतलब surface of conductor से normally निकलेंगी और जहां पे end होंगी तो वो भी normally ही end होंगी. मतलब मान लो कहीं negative charge है तो जाके जाएंगी तो normal ही जाके attack करेंगी. Next question number 18. Why the two lines of force do not cross or intersect each other? If two lines of force युवराज intersect, इसको ले जाओ बेटा. एक मिनट बेटा. then there would be two tangents. हाँ फिर से पढ़िए बेटा इस क्वेश्चन को. Yes, sir. Why the two lines of force do not cross or intersect each other? Answer. If two lines of force intersect, then there would be two tangents and hence two directions of electric field at the point of intersection, which is not possible. Question 19. Prove that electrostatic force is much stronger than the gravitational force, or compare the electrostatic force and gravitational force. Let a proton and a Important question आपके लिए. Yes. अब ये दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लगने वाले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कंपेयर करना है. पढ़िए. Let a proton and an electron be placed in air or vacuum at 1 meter distance apart. Mass of proton and electron are mp and me respectively. mp is equal to 1.67 into 10 to the power minus 27 kg. me is equal to 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. Charge on proton is qp is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, and charge on electron is QE is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. The electrostatic force acting between them is Fe is equal to 1 by 4 pi epsilon naught QP into QE by R square, or Fe is equal to 9 into 10 to the power 9 into 1.6 into 10 to the power minus 19 into 1.6 into 10 to the power minus 19 by 1 square Newton. Or the gravitational force between proton and electron is Fg is equal to G into Me into Mp by R square, or Fg is equal to 6.67 into 10 to the power minus 11 into 1.67 into 10 to the power minus 27 into 10.1 into 10 to the power minus 31. Dividing equation 1 by equation 2, we get Fe by Fg is equal to 9 into 10 to the power 9 into 1.6. तो इसमें देखिए इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो मास वाले जो टर्म है उसमें चार्ज है, इसमें मास है, तो ये आएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ऊपर है Fe, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ये पहला चार्ज, ये दूसरा चार्ज, r स्क्वायर से r स्क्वायर 1 मीटर की दूरी है कैंसिल, नीचे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये आ गया, ये आ गया, तो Fe अपॉन Fg कितना आ गया 2.27 इंटू 10 की पावर 39. मतलब आप क्या लिख सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल्स टू 2.27 इंटू 10 की पावर 39 टाइम्स ऑफ Fg. मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स का कितने गुना है 10 की पावर 39. पढ़िए 10. Thus, the electrostatic force of attraction is 10 to the power 39 times more than the gravitational force for the electron-proton system. Obviously, the electrostatic force acting between two charged particles is very much greater than the gravitational force acting between them. Okay. Any problem? Question. No, sir. Okay, next. Define electric flux, write its SI unit and dimensional formula. Electric flux associated with the electric field is a measure of total lines of force passing normally to the surface. When held in the electric field, it is denoted by phi E. If the normal drawn to the surface ds makes an angle theta with the electric field E,
vector, then the flux through this area is d phi E is equal to E vector into ds vector. बच्चों याद आया? Yes, sir. Yes. d phi electric flux equals to E vector dot ds vector. ओके, इसको ओपन कर देंगे अभी, देखिए पढ़िए। Unit. Its SI unit is Newton meter square per coulomb. Dimension phi is equal to E dot ds is equal to F by Q ds is equal to MLT to the power minus 2 L square by AT is equal to ML cube T to the power minus 3 A to the power minus 1. Next. Under what conditions flux is said to be positive and negative? Electric flux. The electric flux associated with the surface is a measure of total lines of force passing normally to the surface when held in the electric field. It is denoted by phi E. There are two types of electric flux. Positive electric flux. When electric lines of force leaves any body through its surface, it is considered as positive flux. Negative electric flux. When electric lines of force enters into the body through any surface, it is considered as negative flux. जाने वाला फ्लक्स पॉजिटिव, आने वाला नेगेटिव. नेक्स्ट. Show that the electric flux passing through a surface parallel to electric field is zero. Show that the electric flux passing through a surface parallel to electric field is zero. Let E vector be the intensity of electric field and ds vector be the normal to the arbitrary surface. If the normal to the surface ds vector makes an angle theta with E, then the electric flux can be given by d phi E is equal to E dot ds cos theta. If surface is parallel to the electric field, that is theta is equal to 90 degree, d phi E is equal to E dot ds cos 90 degree is equal to 0. The flux passing through a parallel surface to an electric field is 0. Done? Any problem? No, sir. Next. No, sir. State the principle of electrostatic shielding. The electric field inside the charged hollow conductor spherical shell is zero. Therefore, when an object is placed inside a hollow conductor, then there will be no effect of electric field on the object. That is, the hollow conductor shields the object from external electric field. The concept of electrostatic shielding is used to shield wires carrying audio signals from external fields like atmospheric electricity or due to electric sparks. If such wires are not shielded, the audio signal will give rise to noisy sound or reproduction. Yes. Next. Derive an expression of electric field intensity on a point in axial position and on position of an electric dipole. Consider an electric dipole made बना up. लीजिए कॉपी में, डायग्राम बना लीजिए कॉपी में. एक माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज, सेंटर इसका है O और इसके सेंटर से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P ले लीजिए. तो प्लस क्यू की वजह से जो फील्ड रेडिएट होगा इस तरफ E1 होगा और माइनस क्यू की वजह से जो पीछे की तरफ फील्ड आएगा वो हो जाएगा E2. ओके, यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस इस वाले तक की कितनी होगी? R माइनस एल. ये होगी R माइनस एल इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की, और बड़े वाले की क्या होगी? R प्लस एल. डायग्राम बना लीजिए. डायग्राम क्लियर होना चाहिए, डेरिवेशन बन जाएगा आपसे. नेक्स्ट पढ़िए. Consider an electric dipole made up of charges plus q and minus q separated by distance 2l apart and placed in vacuum. We have to find out the electric field at point P situated at a distance r from the center of dipole system. To find out the electric field intensity, imagine a unit positive discharge situated at P. चलिए यहाँ पे P पे हमने एक यूनिट चार्ज को सिचुएट कर लिया, मान लिया. Okay, read.
Electric field intensity due to charge plus Q situated at A will be E1 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q by AP square along AP vector, 1 by 4 pi epsilon naught into Q by R minus L whole square along AP vector. E1, therefore E1 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q by R minus L whole square in magnitude form. Electric field intensity due to charge minus Q situated at B will be E2 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into minus Q by BP square along PB vector is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into minus Q by R plus L whole square. Therefore, E2 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q by R plus L whole square in magnitude form. As AP is less than, yes sir. अब देखिए जो A से लेके P तक का दूरी वो है कम है और B से लेकर के P तक का दूरी क्या है, ज्यादा है। मतलब ये वाला फील्ड कम होगा और ये वाला फील्ड जो होगा स्ट्रांग होगा। मतलब इधर वाला फील्ड ज्यादा होगा और बैक वाला फील्ड जो है वो कम होगा। समझ में आया कि नहीं आया? Yes sir. पढ़िए। As AP is less than PB, hence repulsive effect due to charge plus Q will be more than the attractive effect of charge minus Q. Therefore, E1 is greater than E2, but their directions are opposite. Hence, the net electric field will be E is equal to E1 minus E2 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q by R minus L whole square minus 1 by 4 pi epsilon naught into Q by R plus L whole square ठीक है, is equal to Q by ओके जिस सिंपलीफाई है तो सिंपलीफाई करना आपको बन जाएगा। ये यहाँ तक आ जाएंगे और मेन है 4RL को 2 इंटू 2RL लिख लीजिए और Q के साथ 2 और L को ले लीजिए तो क्या बन जाएगा 2QL और 2QL को हम क्या बोलते हैं P, तो ये बन जाएगा 2PR और Q 1 by एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन। नेक्स्ट पढ़िए। This is the expression for the electric field which is directed from A to P. For small and strong dipoles, R is very, very greater than 2L, which means R is very, very greater than L, which gives R square is very, very greater than L square. Therefore, R square minus L square is approximately equal to R square. Hence, equation 1 becomes E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into 2P R by R square whole square is equal to 1 by 4 pi epsilon naught 2P by R cube and Newton per coulomb. This is the required expression. Done? Any problem? No, sir. No, sir. Okay, done. सो एंड ऑन पोजीशन में कर लिया। अब उसके बाद दूसरी कंडीशन आती है हमारे पास, वह इक्वेटोरियल कंडीशन। पढ़िए। Derive the expression for the intensity of electric field on the equatorial position of the dipole. Equatorial position is a point on the line which lies on the perpendicular bisector of the axial line. Then their position is called equatorial position or broadside on position. Let AB be an electric dipole formed by charges plus Q and minus Q. The distance between the charges is 2L. P is a point on the equatorial position of the dipole situated at distance r from the center of the dipole. Suppose unit positive charge test charge is situated at P. Electric field at P due to plus Q charge will be E1 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q by AP square along AP vector, but AP square is equal to AO square plus OP square is equal to L square plus R square, or AP is equal to under root R square plus L square. Therefore, E1 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q by R square plus L square in magnitude form. Electric field at P due to minus Q charge will be. चलिए समझ में आया ये वाला पार्ट अच्छे से। E1 का मैग्नीट्यूड क्लियर हो गया? Yes sir. The next. Electric field at P due to minus Q charge will be E2 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into minus Q by BP square along PB. E2 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q by BP square. Therefore, E2 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q by R2 R square plus L square. Resolving E1 and E2 into its components, we get the component of E1 and R
E1 cos theta parallel to AB and E1 sin theta along OP. Also, components of E2 are E2 cos theta parallel to AB and E2 sin theta along PO. यस देखिए, From equations अगर 1 and कंपोनेंट की बात करूं मैं तो E1 के दो कंपोनेंट टूटेंगे, E1 cos थीटा और ऊपर की तरफ E1 sin थीटा, और E2 जो नीचे की तरफ जा रहा है इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे, E2 cos थीटा और E2 sin थीटा। अब मैग्नीट्यूड वाइज E1 और E2 दोनों इक्वल आए हैं तो साइन साइन कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे और E1 cos थीटा और E2 cos थीटा आपस में ऐड हो जाएंगे। ओके, तो देखिए E1 cos थीटा और E2 cos थीटा आपस में ऐड हो गए, तो हम लिख सकते हैं, पढ़िए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहां से पढ़ना है, resolving E1 and E2 into its components, we get the component of E1 are E1 cos theta parallel to AB and E1 sin theta along OP. Also, components of E2 are E2 cos theta parallel to AB and E2 sin theta along PO. From equations 1 and 2, we find E1 magnitude is equal to E2 magnitude. Hence, E1 sin theta is equal to E2 sin theta, but their directions are opposite, so they cancel each other. The only resultant electric field will be E is equal to E1 cos theta plus E2 cos theta is equal to E1 cos theta plus E1 cos theta, or E is equal to 2 E1 cos theta. From triangle APO, cos theta is equal to AO by AP is equal to L by under root L square R square plus L square. Putting the values of cos theta and E1 in equation 3, we get E is equal to 2 into 1 by 4 pi epsilon naught into Q by R square plus L square into 1 by under root R square plus L square, which वन gives बेटा E is L by equal अंडर to, रूट है, ये L by अंडर रूट R square plus L square। yes sir, L by under root R square plus L square, which gives E is equal to P by 4 pi epsilon naught R square plus L square to the power 3 by 2. ओके, बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आ गया इक्वेटोरियल कंडीशन में। ओके, ये इक्वेटोरियल कंडीशन का इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है। यस, नेक्स्ट। If the charges are kept in any other medium other than vacuum, then the electric field becomes E is equal to P by 4 pi epsilon naught into ER into R square plus L square to the power 3 by 2. The direction of electric field is along AB, that is, it is parallel to axial line, which acts from positive charge to negative charge. For small and strong dipoles, R is very, very greater than 2L, which gives R is very, very greater than L. Therefore, R square plus L square is approximately equal to R square. Hence, equation 4 becomes E is equal to P by 4 pi epsilon naught ER into R cube Newton per coulomb. हाँ, डायरेक्शन याद रखिएगा, इसमें जो डायरेक्शन आती है इक्वेटोरियल कंडीशन में इस पॉइंट पर बैक साइड आती है, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव। मगर एक्सियल कंडीशन में जो आती थी कंडीशन, है ना, तो एक्सियल कंडीशन में जो फील्ड आया करता था वो कहाँ आता था, वो फॉरवर्ड जाया करता था, मतलब उसमें राइट डायरेक्शन में, और इसमें लेफ्ट डायरेक्शन में नेट फील्ड बनेगा। याद आया कि नहीं याद आया? Yes sir, याद आया। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़िए। Obtain an expression for the intensity of electric field due to a charge q at a distance r from it. Consider a point charge q which is placed at the origin O of the generalized coordinate system. We have to find out the electric field at point P at a distance r from it. For this, imagine a test charge q naught placed at point P, but both the charges q and q naught have been placed in vacuum. According to Coulomb's law, the force on charge q naught will be F vector is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q naught by R square R vector along OP vector, where R cap is the unit vector in the direction from Q to Q naught, but the intensity of electric field is given by the formula. E vector is equal to F vector by Q naught is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q by R square R cap, where epsilon naught, if any other medium is present having dielectric constant ER, then E vector is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into ER into Q by R square R cap, where E naught
where epsilon naught is equal to K is equal to dielectric constant of the medium. In magnitude, E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into ER into Q by R square Newton per coulomb. तो ये हो गया आपके पास आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया मैग्नीट्यूड फॉर्म में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 25 Derive the expression for the torque acting on the dipole when kept in a uniform electric field and hence define the dipole moment. Consider an electric dipole made up of charges plus q and minus q and length 2l which is placed in a uniform electric field of strength E vector. The dipole moment P vector makes an angle theta with respect to the electric field at any instant of time. As a result, a pair of forces plus QE along the direction of electric field and minus QE opposite to the direction of electric field acts on the dipole. These two opposite forces are of equal magnitude, so they apply a couple on electric dipole, which tries to bring it along the direction of electric field. This couple is called restoring couple. यस तो भैया ये जो होगा ये क्या करेगा, ये इसको वापस इस डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा। ये जो कपल जनरेट हो रहा है इसको दोनों फोर्सेस का वो इसको इस तरफ लाने की कोशिश करेगा। सो दिस इज कॉल्ड रीस्टोरिंग कपल। अब हम इस रीस्टोरिंग कपल का टॉर्क निकालेंगे कि कितना टॉर्क प्रेजेंट करेगा, ये कितना टॉर्क इसको देगा। So moment of couple of or torque tau is equal to magnitude of any force into perpendicular distance between the forces is equal to QE into BC. In triangle ABC, sin theta is equal to BC by AB, which gives BC is equal to AB sin theta is equal to 2L sin theta. Putting the value of BC in equation 1, we get tau is equal to QE into 2L sin theta, which gives tau is equal to PE sin theta. In vector form, tau vector is equal to P vector into cross E vector. From equation 2, if E is equal to 1, theta is equal to 90 degree, then tau is equal to P sin 90 degree is equal to P. Thus dipole moment of an electric dipole is numerically equal to the torque acting on the dipole when it is placed perpendicular to a unit electric field. इम्पोर्टेंट टॉर्क की डेफिनेशन है भैया ये। तो टॉर्क जो होता है डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन, डाइपोल मोमेंट टॉर्क की उस वैल्यू के इक्वल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री दिए जाने पर क्रिएट होता है ना, 90 डिग्री में रखे जाने पर क्रिएट हुआ करता है। चलिए एरिना अब आप पढ़िए derive expression. Derive an expression for the potential energy of a dipole in an electric field. Work done in rotating any electric dipole from standard position to any angle with respect to the electric field is called potential energy. The standard position is considered to theta is equal to pi by 2, that is perpendicular to the field. Let P be the dipole moment of the dipole placed in an electric field of intensity E, and it makes an angle theta with respect to the electric field. Then torque tau is equal to PE sin theta. Also, work done in displacing the dipole through an angle d theta will be dW is equal to tau d theta is equal to PE sin theta d theta. Now the work done in displacing from theta equal to pi by 2 to theta is equal to theta is integration of dW from 0 to W is equal to integration of PE sin theta d theta from pi by 2 to theta, or W minus 0 is equal to PE integration of sin theta d theta from pi by 2 to theta is equal to PE into minus cos theta lower limit pi by 2 upper limit theta. W is equal to PE into minus cos theta minus cos pi by 2 is equal to minus PE cos theta. This work done is stored in the form of potential energy. U is equal to minus PE cos theta. In vector form, U is equal to minus P vector dot E vector. This is the required expression. चलिए बताइए कोई दिक्कत इसमें बच्चों, एनर्जी निकालने में पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू होती है U इक्वल्स टू माइनस पी डॉट ई या माइनस पीई कॉस थीटा।
आ गया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए एरिना, क्वेश्चन नंबर 27. Derive the expression for the amount of work done in rotating a dipole in a uniform electric field. If a dipole placed in a uniform electric field is rotated from the equilibrium position, then work has to be done. Consider an electric dipole of dipole moment P is equal to 2ql, which has been rotated in an electric field E by an angle theta from the equilibrium position. Then torque acting on it will be tau is equal to P cross E is equal to PE sin theta in magnitude form. उस पे टॉर्क लग गया भाई. अब इस टॉर्क के हम लगने के साथ साथ ये रिस्टोरिंग टॉर्क है, इसको हम घुमाना शुरू करेंगे. यस. Work done in rotating the dipole through an angle d theta is dw is equal to tau dot d theta. Therefore, work done in rotating it by an angle theta can be obtained from the above equation under proper limits. Integration of dw from 0 to w is equal to integration of tau dot t theta from 0 to theta, or w lower limit 0 to w is equal to integration of te sin theta d theta from 0 to theta is equal to pe integration of sin theta d theta from 0 to theta. W minus 0 is equal to PE minus cos theta lower limit 0 upper limit theta. W is equal to PE into minus cos theta minus cos 0 is equal to PE 1 minus cos theta. यस बच्चों, ये आ गया अपने पास वर्क डन. अगर आप यहाँ पे थीटा 1 से लेके थीटा 2 कर देते तो आपके पास आंसर आ जाता पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2. तो वो क्या हो जाता, थीटा 1 कंडीशन से थीटा 2 तक कंडीशन तक ले जाने में किया गया वर्क डन. अब इक्वेशन हैज द टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग एनी इलेक्ट्रिक डाइपोल थ्रू एन एंगल थीटा. इलेक्ट्रिक फील्ड से एक एंगल थीटा में घुमाने में किया गया काम ये निकल गया. चलिए बेटा एरिना, आप जब बोलते हो तो एक हमिंग नॉइस क्रिएट हो रही है, पता नहीं क्यों. क्यों श्रुति, आपको समझ में आई कि नहीं आई? घे 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 बीच में हल्का सा हमिंग नॉइस क्रिएट हो रहा है. हाँ सर, थोड़ी थोड़ी आ रही जैसे थी. ट्रांसफार्मर में क्रिएट होता है हमिंग नॉइस, तो वैसा क्रिएट हो रहा है, पता नहीं क्यों. चलिए पढ़िए एरिना. व्हाट इज राइट एंड प्रूव गॉस थ्योरम? Write and prove Gauss theorem, or prove that net electric flux through any closed surface is 1 by epsilon naught times of total charge present inside it, where epsilon naught is permittivity of free space. Answer: Gauss law. According to Gauss law, the net electric flux through any closed surface is 1 by epsilon naught times of the total charge present inside it. Therefore, bounded integral of E dot ds is equal to q by epsilon naught, or phi is equal to q by epsilon naught, where epsilon naught is permittivity of vacuum or air. चलिए अब Proof. हम Let any point गॉस लॉ को प्रूफ कर रहे हैं. अब देखिए गॉस लॉ कैसे प्रूफ होती है, ध्यान रखिएगा इस चीज को. तो ये गॉस लॉ का प्रूफ है, पढ़िए. Let any point O inside any closed surface a charge plus q is present. A point P lies at a distance r from O on surface ts. Normal to the surface ts can be represented by ds vector, say. Therefore, electric field at point P due to charge plus q can be given by E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into q by r square along OP. Therefore, electric flux passing through area ds vector will be d phi E is equal to E dot ds is equal to E ds cos theta, where theta is an angle between electric field and the normal to the surface. Therefore, net flux through the closed surface is phi is equal to bounded integral of E ds cos theta is equal to bounded integral of 1 by 4 pi epsilon naught into q by r square ds cos theta. Phi is equal to q by 4 pi epsilon naught into bounded integral of ds cos theta by r square. But ds cos theta by r square is equal to dw is the solid angle subtended by the small surface ds at O. Phi is equal to q by. बच्चों ये जो एंगल है ये सॉलिड एंगल है डी ओमेगा. किसका है? इस सरफेस का ds का. ये जो छोटा सा सरफेस आपने लिया है इसका ds का सॉलिड एंगल है. अब हमको ये पूरा का पूरा जो है इस पे पूरा मूव करना है.
इस एंगल डी ओमेगा को। तो बच्चों याद रखो कि डी ओमेगा का बाउंडेड इंटीग्रल के लिए जो सॉलिड एंगल होता है दैट इज इक्वल टू 4 पाई। अगले में 4 पाई प्लेस कर देंगे, मतलब यहाँ पे इसकी जगह आ जाएगा 4 पाई इतने की जगह। तो देखो क्या बनेगा, पाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसकी वैल्यू आ गई 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आंसर आ गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया कि नहीं आया? मेन चीज क्या थी, ये ds cos थीटा जो होता है इसकी वैल्यू होती है डी ओमेगा, ये मेन चीज था। डन। Done, sir. Done, sir. चलिए अभी इसके नोट्स भेजूंगा मैं, आप लोग प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा इसके, डोंट वरी। सारे नोट्स भेजूंगा, तो नहीं लिख पाए हो तो अच्छे से इसको वॉच कर लेना, नोट्स दे भेज दूंगा अभी। यस, पढ़िए। As total solid angle subtended by any closed surface at any point inside it is 4 pi. Hence, bounded integral of dw is equal to 4 pi. Phi e is equal to q by 4 pi epsilon naught into 4 pi is equal to q by epsilon naught. Hence, phi e is equal to bounded integral of E dot ds is equal to q by epsilon naught. Above equation is mathematical form of Gauss law. नेक्स्ट Question 1. Obtain an expression for the intensity of electric field due to linear charge distribution. Answer. Consider a thin wire of length L. Let the charge given to it be Q. So the linear charge density will be lambda is equal to Q by L, which gives Q is equal to lambda L. Consider a point P situated at a distance r from the wire, where the electric field is to be found out. The Gaussian surface due to a linear charge will be cylinder, as shown in the figure. If a test charge is brought near to the wire, then it will be repelled. Hence, the electric field E vector will be radially outward. Draw a normal ds vector on the surface at P. The direction of E vector and ds vector are the same. The electric flux passing through the curved surface of the cylinder is phi is equal to bounded integral of E dot ds is equal to bounded integral of E dot ds cos theta is equal to bounded integral E dot ds cos 0 is equal to E bounded integral of ds is equal to E into 2 pi RL. Since bounded integral of ds is equal to total surface area of curved surface is equal to 2 pi RL. हाँ बच्चों But according to Gauss theorem, हाँ ये डायग्राम बनाइए जल्दी से, ये वाला, एंड ds इक्वल्स टू 2 पाई आर एल। बनाने के बाद बोलो यस। बना लिया? Yes, sir. चलिए पढ़िए रीना, बाय द गॉस थ्योरम। but according to Gauss theorem, phi is equal to 1 by epsilon naught into total charge present inside the Gaussian surface. Phi is equal to q by epsilon naught. From equations 2 and 3, we have E into 2 pi RL is equal to q upon epsilon naught. E into 2 pi RL is equal to lambda L upon epsilon naught. E is equal to lambda upon 2 pi epsilon naught into R. This is the expression for the electric field due to linear charge distribution having a linear charge density lambda. मतलब lambda is inversely proportional to r, तो सॉरी E is inversely proportional to r। अगर वेरिएशन देखा जाएगा तो इस तरीके का वेरिएशन मिलेगा। जितना आप डिस्टेंस बढ़ाओगे आपकी लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर पड़ता जाएगा। समझ में आया बच्चों की नहीं आया? Yes, sir, August. Yes. ओके नेक्स्ट। Derive an expression for the intensity of electric field due to a uniform infinite plane sheet of charge. Consider an infinite plane sheet on which charge given is q. If S is the total surface area of the sheet, then the surface charge density will be sigma is equal to q by S is equal to charge upon area. The charge will be distributed uniformly on the surface of the sheet.
Hence, surface charge density is equal to sigma remains constant. Any test charge held near to the surface will be repelled on both the sides, that is, either towards B or C. One will come out of the plane of paper and other will go inside. Hence, the Gaussian surface formed will be cylindrical, which is having three surfaces S1, S2, and S3. The electric field E vector is directed radially outward away from the sheet. Moreover, ds vector is the outward drawn normal on the Gaussian surface. Hence, the total electric flux is phi E is equal to bounded integral of E dot ds plus phi is plus bounded integral of E dot ds plus bounded integral of E dot This ds. is phi is equal total flux is equal to बाउंडेड इंटीग्रल along S1. along S1 जो सरफेस है मतलब इस वाली सरफेस के बाउंडेड करना है इसके along. दूसरे वाले में S2 के along और तीसरे वाले में ये जो कर्ड सरफेस जा रही है S3 के along बाउंडेड इंटीग्रल. समझ में आया? Yes, sir. हाँ Yes, sir. बट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ये कंपोनेंट है एक ये कंपोनेंट है. क्लियर हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ये कंपोनेंट है एक ये कंपोनेंट है और यदि इस वाले एक जो दूसरा कंपोनेंट है इसका जो सरफेस एरिया जाएगा वो परपेंडिकुलर जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ? S3 का Yes, sir, जाएगा. S3 का Yes, sir. बाहर की तरफ होगा ना. S3 का जो एरिया वेक्टर होगा वो कैसा होगा इसकी इस तरफ बाहर की तरफ निकलेगा हर जगह कि नहीं निकलेगा? Yes, sir. हाँ Yes, sir, निकलेगा. इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और वेक्टर ये जा रहा है ds का तो इसका एंगल कितने डिग्री हो गया 90. तो इससे रिलेटेड फ्लक्स कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा थर्ड पार्ट से. यस और नो? Yes, sir. मेरी ना नहीं आया समझ में. Yes, sir, आ गया समझ में. पढ़िए. द एंगल The angle between normal to the curved surface S3 in the direction of electric field E vector is 90 degree. Hence, bounded integral along S3 of E dot ds is equal to bounded integral along S3 of E into ds into cos 90 degree is equal to 0. For the surfaces S1 and S2, E vector and ds vector are along the same direction. Hence, the angle between E vector and ds vector is 0 degree. So, phi E is equal to bounded integral along S1 of E dot ds plus bounded integral along S2 of E dot ds is equal to 2 into bounded integral of E dot ds is equal to 2 into bounded integral of E ds cos 0 degree is equal to 2 into bounded integral of E ds. Phi E is equal to 2e into bounded integral of ds is equal to 2es. By Gauss theorem, phi E is equal to 1 by epsilon naught into q. From equations 1 and 2 we get 2es is equal to q upon epsilon naught. E is equal to q upon 2 into epsilon naught into s. Hence, E is equal to sigma upon 2 epsilon naught. This is the expression for the intensity of electric field due to a uniformly charged sheet. क्लियर है बच्चों? अच्छे से बताओ. बन जाएगा ना? एग्जाम में लिख के आ जाओगे ना? Yes, sir. ओके. एरिना बोलो बेटा क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर नहीं सर सही है अभी. ठीक है सर आ गया समझ में. चलिए तो बच्चों ये आज की क्लास थी अपनी. ठीक है ना? अब आपका होमवर्क है